उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी दोस्तों आप सुन रहे हैं और डॉक्टर करुणा चौधरी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। करुणा जी गाजियाबाद से आई हैं, वैसे ही बुलंदशहर की रहने वाली हैं और आप एक योग थेरेपिस्ट हैं। आप पतंजलि योग पीठ की रिसर्च स्कॉलर आप रही हैं और आप स्वस्थ वृत्त करके एक फाउंडेशन चलाती हैं और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में संयोग से आप हैं तो हम लोग मुझे लगा कि क्यों ना हम लोग योग पर कुछ बातें करें, क्योंकि आपकी जो कहानी मैंने सुनी कि कैसे आपको योग ने ट्रांसफॉर्म किया है आपकी सोच को, आपकी हेल्थ को, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम सब भी इसका लाभ लें। करुणा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच मैम। जी, आप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पहली बार आई होंगी, कुछ अपने अनुभव बताइए, आपको कैसा लग रहा है? आप 2-3 दिन से यहाँ पर हैं। यहाँ पर सच में यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ के लोग सब बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट मैं जहाँ से आई हूँ गाजियाबाद से, वहाँ बहुत पॉल्यूशन है इस टाइम, तो यहाँ आके तो मुझे एकदम बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जन्नत में आ गई हूँ मैं। सुबह सुबह इतना फ्रेश एयर, सीरियसली यही बहुत। हम लोग पहाड़ से आते हैं तो हमें लगता है कि अरे हम पहाड़ में होते पिथौरागढ़ या मुनस्यारी कहीं दूर, और जो हमको यहाँ पॉल्यूशन लगता है हल्द्वानी में, आपको यहाँ सही लग रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। अब जो लोग दिल्ली एनसीआर में हैं वो लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहाँ कितना पॉल्यूशन है, और वहाँ के कंपैरेटिवली यहाँ तो एकदम सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे चैन की सांस यहीं पर मिली है। वाह, तो ये दूरस्थ और मुक्त शिक्षा का माध्यम है। आपने क्या इसी तरह की छवि बनाई थी जैसा कि आप फील कर पा रही हैं इस बीच? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता नहीं था कि मुझे अब तक ऐसा ही लगता था कि ओपन यूनिवर्सिटीज में जनरली उतना बच्चों को सीखने के लिए नहीं मिलता है। वो खुद से सारा कुछ प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो इंटरनेट की हेल्प से हो, चाहे वो अपने किसी से भी कनेक्ट करके या टीचर्स गाइड से भी कनेक्ट करके वो सीखेंगे और बस वहां जाकर एग्जाम दे लेंगे। ये मेरे को ऐसा लगता था आज तक, बट यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, वो जो एक हम लोगों ने इमेजिन किया हुआ था वो बिल्कुल एक गलत, यहाँ यूनिवर्सिटी ने उस चीज को बिल्कुल गलत प्रूव किया है। ये रेगुलर यूनिवर्सिटी की तरह ही चल रही है। प्रैक्टिकल आए दिन हो रहे हैं, लेबोरेटरीज हैं, वर्कशॉप हो रही है 10 डेज की। बिल्कुल वो योग हो, स्पेशल बीएड हो या वो लाइब्रेरी साइंस हो, बिल्कुल तो हमें भी अच्छा लग। कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैंने सच में कभी इमेजिन नहीं किया था कि ओपन यूनिवर्सिटी में इतने कोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं। और यहाँ का एनवायरनमेंट देखकर लगता ही नहीं है कि बिल्कुल भी ये ओपन यूनिवर्सिटी एक्चुअली। क्या बात है, बहुत शुक्रिया इस फीडबैक के लिए। तो हम लोग योग पर जैसे आप ट्रांसफॉर्म हुए, हम चाहते हैं कि हम लोग भी जागरूक हों। अब बहुत देर हो चुकी है दरअसल। बिल्कुल ये बीमारियां एकदम दस्तक दे चुकी हैं। हार्ट अटैक आपका 30-40 की उम्र में आ रहे हैं, बच्चों तक को हार्ट अटैक आ रहे हैं स्कूलों में, भाई है ना, छोटे से बच्चे। तो मैम बताइए कि किस तरह से हम अपने जीवन, अपनी दिनचर्या को हम कैसे रखें। हम सुबह की धूप नहीं सेक रहे हैं, है ना, जो फ्री में मिली हुई है, तो एक शुरुआत से शुरू करें कि अर्ली उठने से लेकर हम क्या क्या करें। थोड़ा सा एक दिनचर्या आप बता दीजिए। अगर मैं एक यहाँ ना कंपैरिजन करूंगी, जरा आप उस चीज को थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा कि जो हमारे एल्डर्स थे, हमारे दादा दादी जी, एंसेस्टर्स थे, वो लोग किस तरह से जिया करते थे और वो कितने हेल्दी थे। आज हम लोग उनके कंपैरेटिवली उस तरह से 1% भी मुझे नहीं लग रहा हम लोग जी पा रहे हैं। वो कुछ तो ऐसी परिस्थितियां नहीं रही। अब जिस तरह से हम पूरा बाजार में आ चुके हैं, हम पलायन करके शहरों में, बहुत छोटी जमीनें, एक एक टुकड़ों में हम लोग रह रहे हैं एक तरह से, लेकिन फिर भी कितना माहौल बनाया जा सकता है। लेकिन काफी हद तक मुझे लगता है कि हम लोग एटलीस्ट 60% 70% तो बना सकते हैं। हम लोग जल्दी उठ सकते हैं। देखिए, नींद का क्या है, मुझे जो लगता है कि नींद को आप जितना बढ़ाएंगे, जैसे भूख है, भूख को जितना बढ़ाएंगे उतनी बढ़ जाएगी, नींद को जितना बढ़ाएंगे उतनी बढ़ जाएगी, और जितना कम करेंगे उतनी कंट्रोल हो सकती है। 5-6 घंटा नींद काफी है। आप स्वामी जी को देख लीजिए, मतलब मैं देखिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल तो नहीं, लेकिन हम पूरी तरीके से नहीं, लेकिन नींद का मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा जीते जागते बहुत सारे विद्यालय से पढ़े, जरा वहाँ का माहौल कैसा रहता है, जरा बताएं जल्दी में थोड़ा सा। वहाँ पर जब मैं खुद वहाँ पढ़ती थी, पतंजलि योग पीठ उसे कहते हैं या यूनिवर्सिटी? हाँ, यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हैं, पतंजलि योग पीठ भी बोल सकते हैं। वहाँ पर जनरली जो स्टूडेंट्स का रूटीन रहता है वो तो अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि वहाँ 5:30 से क्लास होती है, मॉर्निंग क्लास होती है, योगा क्लास कराते हैं वहाँ पर 1.5 आवर की। तो वहाँ तो जनरली 5 बजे तो उठना कंपलसरी है। तो वहाँ का वो वाला जो रूटीन है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद उठ के आप जाएंगे फ्रेश होकर 1.5 आवर के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे, अपनी योगा प्रैक्टिस। ट्रेनर्स आते हैं आपको कराने के लिए प्रॉपर। उसके बाद वापस अपने हॉस्टल्स में जाकर जो भी नहाना है वो सारी अपनी क्रियाएं करने के बाद फिर वहाँ यज्ञ होता है डेली। अच्छा। और उसका वाइब्रेशन इतना अच्छा होता है कि मुझे एक्चुअली पहले संस्कृत पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन मैंने वहाँ जाकर इतने, मतलब वो पूरा यज्ञ जब का जो प्रोसेस था ना, वो पूरा सीखा। सारे मंत्र उच्चारण मैंने सीखे, और उसके बाद जाकर मैंने अपने घर पर, मैं अपने फादर के साथ, हम लोग को जब भी टाइम मिलता है, जब भी मैं अपने घर जाती हूँ, तो
तो हम लोग के पास टाइम होता है तो हम हमेशा करते हैं। ओह, क्या बात है। तो कितने साल बिताए आपने वहाँ पर? मेरे वहाँ 3 years अप्रॉक्स। रिसर्च के 3 साल। 2 साल मेरे मास्टर्स के रहे बेसिकली। Okay. और मैंने वहाँ पर एक्चुअली जॉब करी थी। मेरा जो एज अ असिस्टेंट साइंटिस्ट मैं वहाँ वर्क करती थी, Okay. रिसर्च डिपार्टमेंट में। Okay. तो मेरे वहाँ 3 साल रहे, लेकिन वो 3 साल का जो एक इम्पैक्ट है ना वो बहुत अच्छा, उसने मेरी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। जबकि आप मैं पहले बायोटेक्नोलॉजी में आपका MSc है बिल्कुल क्या है? बिल्कुल हाँ। मेरा तो मैं वहाँ से बिल्कुल इधर शिफ्ट मैंने किया, वो भी मेरे पेरेंट्स की वजह से। वहाँ से मैं मोटिवेट होकर इधर योग की तरफ मेरा शिफ्ट हुआ। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली योग कोई प्रोफेशन नहीं है। हम लोग जनरली आज के टाइम में उसको एज अ प्रोफेशन चूज कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उसको चूज कर रहे हैं एज अ योग प्रोफेशन, बट प्रोफेशन से ज़्यादा वो एक हमारा लाइफस्टाइल है। वो हमें एक्चुअल में सिखाता है क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, कैसे जीना है। और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को करके हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को ये योग में आने के बाद मैंने कभी उसको फील ही नहीं किया। जैसे यूटीआई आज बहुत बड़ा अभी बहुत बड़ा इशू है फीमेल्स को। मुझे नहीं पता, मेरे को कभी ऐसे मैंने कभी नहीं फेस किया, क्योंकि मुझे पता है कि क्या सही है, किस तरीके से रहना है, डाइट क्या लेनी है। छोटी छोटी चीज़ें करने के बाद अगर आपको उन सब चीज़ों से आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं तो क्यों नहीं आपको योग में आना है। मैं कहूँगी कि सबको एटलीस्ट 1 घंटा तो निकालना चाहिए, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए, कुछ हमारा फिजिकली, ताकि हम लोग स्ट्रेचिंग कर सकें, कुछ बैंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थोड़ा करना चाहिए। तो उससे एक हमारे ओवरऑल हेल्थ, इमोशनली भी हम लोग, मेंटली भी, फिजिकली भी फिट बने रहते हैं। बिल्कुल। और उसके साथ में फिर डाइट के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, डाइट तो मस्ट है। देखिए, डाइट के बिना न्यूट्रिशन लेवल तो वहीं से आ रहा है ना। आज क्या खा रहे हैं हम लोग, पूरा जंक की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, प्रोसेस्ड फूड की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, जिसमें कुछ भी नहीं है एक्चुअल में। वो सिर्फ हमारा पेट भर रहा है, हमारे न्यूट्रिशन लेवल का जो एक रिक्वायरमेंट है ना, बेसिक नीड है, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को, सभी को कुक्ड की तरफ ना जाकर कुछ शिफ्ट हमारा रॉ की तरफ ही होना चाहिए। एटलीस्ट 40-60 का रेशियो, कि 40% आप रॉ पर और 60% कुक्ड, और धीरे धीरे हो सके तो उसको 50-50 या 40-60 के रेशियो में लेकर रॉ में हम क्या क्या ले सकते हैं? सैलेड तो है, सैलेड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। ये सारा रॉ में हमारा आ जाता है। तो स्प्राउट्स तो एटलीस्ट, और भी कुछ खाने हैं जिनको उबाल के खाने वाले, जो जैसे साउथ इंडियंस खाने होते हैं, बिल्कुल वो तो हेल्दी इजाद किए जा सकते हैं इस तरह के, है ना? बिल्कुल वो भी खाया जा सकता है। और मेरे को लगता है रॉ तो हमें अपने में उसमें इंक्लूड करना ही चाहिए, डाइट में होना चाहिए सबसे ज़्यादा। अगर मैं कहूँ तो देखिए, आज के टाइम में हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग प्रोटीन ले रहे हैं, किस चीज़ से ले रहे हो, कि दाल में रेगुलर दाल खाते हैं। तो लेकिन मैं कहूँगी उन लोगों को जो ये बात मुझे बोलेंगे ना कि हम लोग रेगुलर दाल खा रहे हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि आप दाल किस में कुक कर रहे हैं? सब लोग प्रेशर कुकर में, आज के टाइम में ट्रेंडिंग है प्रेशर कुकर, बहुत फटाफट से खाना बन जाता है। तो प्रेशर कुकर में अगर आप अपनी दाल कुक कर रहे हैं ना, तो आप सोच लीजिए कि आप प्रोटीन खा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो उसका जितना हाई टेम्परेचर रहता है उसमें प्रोटीन का कुछ भी नहीं बचता है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है, एकदम नष्ट। तो उसमें न्यूट्रिशन बचा ही नहीं है। अब आप क्या खा रहे हैं? आप कुछ नहीं खा रहे हैं, आप कूड़ा कबाड़ा, मैं तो इसे बोलूंगी कि उसमें सिर्फ आप पेट भरने के लिए अपने दिमाग को एक सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कि हाँ मैंने दाल खाई है, मेरे अंदर प्रोटीन गया है, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ भी नहीं गया है। तो बेटर है आप दाल को अंकुरित करके खाइए, भले ही चाहे वो आपका प्रेशर कुकर चलता रहे वो, क्योंकि मैं एक दिन कहकर रिप्लेस नहीं करा सकती, वो आपको जब तक खुद अवेयर नहीं होंगे उसके लिए, तो आप तब तक। लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव में आप मॉर्निंग के लिए अपना स्प्राउट्स रखिए, चने का, मूंग दाल का स्प्राउट्स बना सकते हैं, उसमें सोयाबीन डाल सकते हैं, मूंगफली डाल सकते हैं। तो वो आपकी जो प्रोटीन की कमी है और बाकी जो न्यूट्रिशन लेवल जो होना चाहिए उनका सबका भरपाई वो आपको अच्छे से करेगा। बिल्कुल। तो आपने तो बात यूटेंसिल्स तक पहुंचा दी कि भैया किस तरह से आप खाना बना रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है, मैटर करता है। अब जैसे कई बार बहुत सब्जी हम बहुत पका देते हैं, तो उसमें भी या आपने काटी, पहले धो दी, फिर सारे वो न्यूट्रिएंट्स निकल गए, धुलाई में निकल गए। बिल्कुल। या आप बना किस में रहे, जैसे आजकल लोहे की कढ़ाई बहुत कम लोग यूज करते हैं। मैंने देखा छोटे बच्चे, अरे काली हो जाती है इसमें, अरे वो बहुत अच्छी है, काली भले ही हो रही है लेकिन वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। बच्चे दही नहीं खाना पसंद करते, उसकी जगह वो दूसरी डाइट्स पर शेक की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं कि नहीं शेक। फ्रूट्स को जैसा खा सकते हैं, जैसा वो अवेलेबल है, नेचर ने हमें उसे जैसा अवेलेबल कराया है, हम उसको वैसे ही कंज्यूम करें तो उसका ज्यादा इफेक्ट होता है। बजाय के जूस बना के जूस पी रहे हैं या हम उसका शेक बना रहे हैं, वो नहीं खाना चाहिए। वो बेटर है उसको वैसे ही आप लीजिए।
तो बहुत सारी टिप्स आपने दे दी हैं करुणा जी, है ना। हमें डाइट का ख्याल रखना है, हमें थोड़ी एक्सरसाइजेज करनी है, हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज करनी है, प्राणायाम हमें करना है और हमें धूप भी लेनी है। उसके अलावा हमें किन बर्तनों में हम खाना बना रहे हैं इसका खास हम ध्यान रखें हमारा। और डाइटिंग भी हमारी थोड़ा सा मैं कहूंगी कि सन के अकॉर्डिंग हम अगर चलें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जैसे सुबह को सूरज उदय होता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, जैसे ही शाम होते होते डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा सन के अकॉर्डिंग जैसे वो ढलता है ना, तो वैसे ही उसका भी प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अर्ली डाइटिंग, हम लोग अर्ली डाइट ले सकें। 6 बजे 7 बजे तक आप अपना डिनर खत्म कर दें, उसके बाद ना खाएं तो बेटर है, क्योंकि अब फिर हम अपने एंसेस्टर्स की तरफ जाते हैं तो वो लोग भी तो यही करते थे ना। बिल्कुल, थोड़ा सा इसका लॉजिक बता दीजिए मैम कि होता क्या है दरअसल कि अगर एक्चुअल में क्या होता है, बार बार खाना खाते हैं तो बार बार क्या, देखिए प्रोसेस क्या है कि अगर आप बार बार अपने पेट को वो एक्सरसाइज करने दे रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने की, तो जो एनर्जी है पूरी बॉडी की वो उधर शिफ्ट हो जा रही है। अब क्या है, सारी एनर्जी तो उधर चली गई, बॉडी के अंदर खुद को हील करने की, खुद को रिकवर करने की, खुद को प्रोटेक्ट करने की बाकी बीमारियों से पूरी प्रॉपर है, टाइम ही नहीं है, प्रॉपर एक एबिलिटी है, लेकिन उसके लिए क्या है, उसको टाइम चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। अब वो सारी एनर्जी तो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में लग रही है। आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, देन स्नैक्स ले रहे हैं, फिर लंच ले रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ इवनिंग स्नैक्स ले लिया, फिर डिनर ले लिया, सारा तो उधर ही चला जा रहा है ना। आपकी बॉडी हील कब होगी, तो उसको हील करने के लिए टाइम तो दीजिए आप। मेरे को लगता है 2 टाइम का खाना सफिशिएंट होता है, आपको उतना खाना खाने की जरूरत नहीं होती है, तो उसमें आपका खाना डाइजेस्ट, खासकर एक उम्र के बाद तो और ज्यादा, बिल्कुल 40 के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो हो चुका है उस एज के बाद। और आज के टाइम को, आज के सिनेरियोस को देखते हुए तो, क्योंकि हम लोग फिजिकली एक्टिव ही नहीं है उतना, जब एक्टिव नहीं है तो हमारी बॉडी वर्क कैसे करेगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी स्लो डाउन हो रही हैं, उसके बावजूद हम फिर उसमें इतना बढ़िया खाना खाने दे रहे हैं, इतना ऑयली ट्रांस फैट हम लोग खा रहे हैं, इतना जंक फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो हम खुद अपने आप को डिटोरिएट कर रहे हैं, हम खुद उनको एक्चुअल में डिजीज को इन्विटेशन दे रहे हैं कि आइए और हमें खाइए। बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते करुणा जी, आपका चाय वाला जो सेगमेंट है वो काफी आप बढ़िया उसको बताती हैं, मैं चाहती हूँ कि वो टिप्स भी आप चलते चलते दे दें। बिल्कुल, कि दूध वाली चाय हमें सुबह सुबह या रोटी के साथ, पकौड़ी के साथ, ये सब क्यों नहीं खानी चाहिए? देखिए, चाय अगर हम लोग किसी के साथ भी लेंगे, खाने के साथ अगर हम चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो चाय में एक कैफीन या टैनिन नाम का एक कंटेंट होता है। जब वो हमारे खाने के साथ मिक्स होता है तो खाने में जो न्यूट्रिशन है, लाइक एग्जाम्पल आयरन है, अब वो आयरन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है, वो कॉम्प्लेक्स फिर ब्रेक डाउन नहीं होता है। अब हमारी बॉडी उस न्यूट्रिशन को जो एब्जॉर्ब करने वाली थी, मान लो आयरन को एब्जॉर्ब करने वाली थी, अब वो कॉम्प्लेक्स बन चुका है, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, तो वो हमारी बॉडी से अब निकल गया कॉम्प्लेक्स। तो जो एक न्यूट्रिशन की वैल्यू, हम न्यूट्रिशन लेवल जो एक एब्जॉर्ब होना था हमारी बॉडी ने, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं किया, जिसकी वजह से क्या है, आयरन की कमी आएगी। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें फिर वो एनीमिया जैसे प्रॉब्लम्स, या और भी कैल्शियम, मान लीजिए कैल्शियम नहीं एब्जॉर्ब हुआ बॉडी में, तो फिर कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स आएंगी, बोन वीक होंगी। तो इसलिए चाय को तो हमें खाने के 1 घंटे पहले और बाद तक के ड्यूरेशन में लेना ही नहीं चाहिए। और इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि चाय को लेना ही नहीं चाहिए। चाय, मैं तो उसे स्लो पॉइजन कंसीडर करती हूँ कि चाय एक्चुअल में स्लो पॉइजन की तरह वर्क करता है। आप ब्रिटिशर्स को देखिए ना, वो लोग चाय किस तरह से पीते हैं, उन्हें कभी आपको दूध को, चाय को साथ में बॉईल करते हुए नहीं देखा होगा। मूवीज में भी अलग अलग कंटेनर होते हैं, सब में सारे अलग अलग कंटेनर्स होते हैं, वो दूध अलग बॉईल करके रखेंगे, चाय को अलग बॉईल करके रखेंगे, शुगर अलग रखेंगे। अब उनको जितना जितना लेना है वो बाद में मिक्स किया और डायरेक्टली पी लिया, बॉईल नहीं करेंगे। तो बेटर है अगर आपको जो चाय के जो पाउच वगैरह आते हैं, ये उसी का ये एक तरह से कल्चर होगा कि आप डिप करके ले लीजिए। हाँ, ले लीजिए उसको उस तरह से, तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालता जितना हम लोग घर में कि कड़क चाय पका के जो हम लोग वो उतना ही पका के हम पॉइजन ले रहे होते हैं। तो हम समाप्त करते हैं इस एपिसोड को। 14 मिनट की बातचीत हो गई है दोस्तों। अगर आपके लिए लगा कि कुछ भी वैल्यूबल ये बातचीत रही हो तो अपना फीडबैक हमें देना न भूलें, हम लोग इंतजार करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, और मोबाइल ऐप से हमारे ऐप हेलो हल्द्वानी ऐप को इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से, और देश दुनिया में कहीं भी आप इस रेडियो को सुन सकते हैं। तो डॉक्टर करुणा चौधरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। तो दोस्तों, दीजिए इजाजत करुणा जी के साथ अपनी रेडियो द घड़ी सुनीता भास्कर को। नमस्कार।